हे वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है शहजादा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस स्टेट बोर्ड चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो चलिए हम इस वीडियो में आज क्या पढ़ने वाले हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, द थ्री किंगडम एंड देयर क्लासिफिकेशन, जिसमें हम अलग अलग प्रोटोजोआ, मोनेरा, फंगी किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। उनकी क्लासिफिकेशंस के नीड क्यों थे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक को भी स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स की, कैसे माइक्रोब 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हुए, इनको क्लासीफाई किया गया है, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी और वायरसेस। तो चलिए, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल लेसन होने वाला है साइंस का। इस लेसन को हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जब हम माइक्रोब्स के बारे में सुनते हैं तो क्वेश्चन तो आता होगा कि व्हाट आर माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स का होता है, एक बहुत ही टाइनी और स्मॉल लिविंग बींग्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में। वो इतने छोटे होते हैं कि हमें हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। तो इनको हमें देखने के लिए और स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे और हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों था, क्यों हमने स्पीसीज को क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर रिलेटेड फैक्टर्स से। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं। जैसे हमें पता है या आपने लास्ट ईयर साइंस में देखा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो लिविंग बींग्स होते हैं, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे माउंटेनियस रीजन के हिसाब से, हिली रीजन के हिसाब से, या फिर जिस रीजन में गर्मी ज़्यादा है, वाटर का शॉर्टेज है, तो वो अपने इन्वायरमेंट, अपने जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसे एडॉप्ट करते हैं कि उस रीजन में वो सुटेबल हो, उस रिसोर्सेज के साथ, उस सिचुएशन के साथ, उस क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ, वहाँ के फैक्टर्स के साथ वो इजीली कंफर्टेबल हो। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, स्पीसीज होते हैं, हम ह्यूमंस भी होते हैं। तो हम क्लाइमेट या फिर उस जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हम अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ताकि हम हमारा जो लाइफ है उसे हम इजीली कैरी आउट कर सकें। तो अभी हम स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 211 सेंसेक्स देयर आर अराउंड 87 मिलियन स्पीसीज। तो आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग, चलो हम देखते हैं स्पीसीज के बारे में। अकॉर्डिंग टू 2011 देयर आर 87 मिलियन स्पीसीज। तो अब देखिए कितने सारे स्पीसीज हैं पूरे वर्ल्ड में। अब इतने सारे स्पीसीज को, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को, इतने सारे लिविंग बींग को हम अगर पढ़ना है, तो हमें उन्हें ऑब्वियसली हमें उन्हें क्लासीफाइड करना है अलग अलग चीज़ों में, उनके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। क्योंकि एक फ़िश का कैरेक्टरिस्टिक एक डॉग के कैरेक्टरिस्टिक से बिल्कुल ही अलग होगा, या फिर फ़िश में भी काफ़ी सारे स्पीसीज होते हैं, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से बिल्कुल अलग होगा। एक स्पीसीज साइज़ में छोटा हो सकता है तो दूसरा स्पीसीज साइज में बड़ा हो सकता है। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग इन्हें स्टडी करना रहता है। तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग डिवाइड करके क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो ये इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहली बार लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर अलग अलग किया, जैसे 5 किंगडम्स जो थे। तो चलिए अभी हम 5 किंगडम्स को देखते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, उनके सेल स्ट्रक्चर के ऊपर, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर, कैसे इन्होंने अलग अलग माइक्रोब्स को और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाइड किया। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द थ्री किंगडम एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू देयर सेल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले है प्रोकैरियोटिक्स एंड सेकंड है यूकैरियोटिक्स। तो ये जो ऑर्गेनिज तो ये जो दो टाइप है, ये उनके सेल्स के अकॉर्डिंगली इन्हें डिवाइड किया गया है या फिर इन्हें क्लासीफाइड किया गया है। जो फर्स्ट वाला है प्रोकैरियोटिक्स, तो इनका जो है ये सेल जहाँ पे बहुत ही सिंपल होता है, मोस्टली ये यूनिसेलुलर होता है। और यूकैरियोटिक्स अगर हम देखेंगे तो मोस्टली यूनिसेलुलर। तो अगर हम यूकैरियोटिक्स के बारे में देखेंगे तो ये मोस्टली यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में आता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं डिटेल में थोड़ा प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के बारे में। सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और वही यूकैरियोटिक्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मतलब इनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होता है। मतलब डिफरेंट अलग अलग सेल्स होते हैं, जैसे हम ह्यूमन होते हैं, हमारे बॉडी में काफ़ी सारे सेल्स हैं, टिश्यू सेल्स, ऑर्गेन सेल्स, ब्लड सेल्स, काफ़ी सारे सेल्स को बना के हम ह्यूमन्स या फिर हम एनिमल्स, प्लांट्स बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक्स देखते हैं, जहाँ पे मोनेरा किंगडम होता है, यूनिसेलुलर के अंदर आता है। और यूकैरियोटिक्स में
प्रोटिस्टा किंगडम वो यूनिसेलुलर के अंदर आता है। फिर मल्टी सेलुलर में आते हैं फंगी, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। तो चलिए अभी हम फर्स्ट देखते हैं मोनेरा के बारे में। ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ग्रीन ब्लू एल्गाई आर इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम में जितने भी बैक्टीरियाज और ब्लू एल्गाई होते हैं वो सारे मोनेरा किंगडम के अंदर में आता है। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर, दे में भी ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद ही बना लिया करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से या फिर कुछ डिवीजन के प्रोसेस से। और ये हेटेरोट्रॉपिक्स भी होते हैं, जैसे अपने खाने के लिए, अपने रिसोर्स के लिए ये किसी और पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स, सेल्स ऑर्गेनल्स के होते हैं, मतलब ये अलग होते हैं इनके न्यूक्लियस के बारे में। तो इसका मतलब है इनके जो ऑर्गेनल्स, सेल्स ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस है ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट फीचर के होते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। दिस आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स माइक्रोब्स। तो हमने जैसे क्लासिफिकेशन के डायग्राम में देखा था, ये प्रोटिस्टा ये जो प्रोटिस्टा जो है ये यूकैरियोटिक के यूनिसेलुलर के अंदर आता है। तो चलिए अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है ना काफ़ी वेल डिफाइन होता है, मतलब डिस्टिंग नहीं होता जैसा हमने पहले मोनेरा में देखा था। दे हैव हेयर लाइक सिलिया। तो इनमें ऑर्गन होता है जिसको, तो इनका जो सिलिया होता है वो हेयर लाइक होता है। और इनमें इसमें भी ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स दोनों होते हैं। जैसे इसका हेटेरोट्रॉफ का एग्जांपल है यूलेगा, वॉल्वॉक्स, ठीक है। और हेटेरोट्रॉपिक्स में अमीबाज होते हैं। तो हमने जैसे पहले पढ़ा था ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और हेटेरोट्रॉप मतलब जो अपने खाने के लिए किसी और लिविंग बींग या फिर और एनिमल या फिर और किसी लिविंग बींग पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो चलिए अब हम फंगाई के बारे में पढ़ते हैं। फंगी, फंगाई, इनको इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। These are multicellular eukaryotics living organism which depend on other living things। तो मोस्टली ये जो फंगीज होते हैं ना ये डिकम्पोजर्स होते हैं। मतलब ये एक ऐसे प्रजाति के स्पीसीज होते हैं जो दूसरे लिविंग बींग पे डिपेंड रहते हैं फुल्ली अपने जिंदा रहने के लिए, एज दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये जो प्लांट्स होते हैं या फिर ये जो स्पीसीज होती है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकती है। तो फोटोसिंथेसिस तो आप सबको पता होगा कि प्लांट फोटो जैसे कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड बनाती है, मतलब एयर, वाटर, लैंड और सॉइल की मदद से, वाटर की मदद से ये अपना खाना खुद बना सकती। जैसे कि हमें प्लांट के बारे में पता है, प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाती है। तो चलिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फंगी के। दीज आर नॉन गेन यूकैरियोटिक्स हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये अपने खाने के लिए एक तो दूसरे ऊपर डिपेंड रहते हैं। मोस्ट ऑफ देयर आर सेप्टोट्रॉप्स, दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। तो मोस्टली ये जो ऑर्गेनिजम्स या फिर ये जो स्पीसीज होते हैं ये सेप्टोट्रॉप्स होते हैं। मतलब सेप्टोट्रॉप मतलब एक ऐसे स्पीसीज जो किसी और लिविंग बींग पे डिपेंड रहे या फिर उनके जो मतलब डिकम्पोजर रहे एक टाइप के, मतलब जब वो चीज़ें ख़राब होती रही तो वो उन पे ग्रो करके उसमें से न्यूट्रिशंस एब्जॉर्व करते हैं। देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल चिटिन। इनका जो सेल कवर रहता है, सेल वॉल रहता है, ये शुगर कॉम्प्लेक्स चीज़ से बना हुआ रहता है जिसे हम चिटिन बोलते हैं। सम फंगाई आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियर आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। उनके साइटोप्लाज्म में काफ़ी थ्रेड लाइक न्यूक्लियस होते हैं। एग्जाम्पल मशरूम, तो काफ़ी बेहतर एग्जाम्पल है। आप मशरूम आप देख सकते हैं, कोई भी ट्री के स्टेम में वो लोग ज्वाइन होते हैं और ट्री का जितना भी न्यूट्रिशन रहता है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने लिविंग के लिए। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जो फंगाई जो होता है ये स्पीसीज अपना खाना खुद नहीं बना सकती, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हुआ, कितने कितने जगहों में हुआ और इनका नीड क्या है। अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लार्जेस्ट इन नंबर। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना हमारे आजू बाजू, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनमें से लार्जेस्ट नंबर पे है। चलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं अभी। तो जैसे कि पता है ये दो चीज़ों में भी डिवाइड हुआ है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, अपने सेल स्ट्रक्चर या सेल कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। तो प्रोकैरियोटिक्स में बैक्टीरिया आता है और यूकैरियोटिक्स में बाकी की चीज़ें आती हैं जैसे प्रोटिस्टा, फंगी, एल्गाई एंड वायरस। तो चलिए अभी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं।
तो ये यूनिसेल्युलर इंडिपेंडेंट पैराट तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये यूनिसेल्युलर रहते हैं, इंडिपेंडेंट पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। सम टाइम मैनी बैक्टीरियाज टुगेदर फॉर्म अ कॉलोनी। तो जैसे कि अब पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक में ये इंडिपेंडेंट होते हैं पैरासिटिक्स ऑर्गेनिज्म, और मोस्टली जो बैक्टीरियाज होते हैं कभी कभी ये कॉलोनीज मतलब ग्रुप में, या फिर कभी कभी जो ये बैक्टीरिया होते हैं ना अपने कॉलोनीज खुद ही बना लेती है। बैक्टीरिया सेल्स आर प्रोकैरियोटिक विथ सेल वॉल विद डिस्टिंग न्यूक्लियर ऑफ सेल ऑर्गेनिजम्स आर एब्सेंट। तो इसमें जो डिस्टिंग अलग न्यूक्लियस होता है ना वो एब्सेंट रहता है। दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन का जो फीचर है मतलब ये खुद को कैसे एक से दूसरे करते हैं बाइनरी फिजन से। और अगर कंडीशन अच्छी रही ना तो जो बैक्टीरिया है अपने आप को बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी खुद को डेवलप करता है, और ये अपना जो नंबर है ना काफ़ी जल्दी डेवलप कर देगा अगर जो बैक्टीरिया को जो सपोर्टिंग फैक्टर अगर मिल जाता है एनवायरनमेंट में। तो काफ़ी अच्छा होता है उनके रिप्रोडक्शन और उनके ग्रोथ के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं प्रोटोजोआ। तो इनका जो साइज़ है वो मेनली 200 माइक्रोमीटर का होता है। तो जो प्रोटोजोन होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, सॉइल में, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड आर पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहते हैं जिंदा रहने के लिए। जैसे पैथोजन हमारे बॉडी में होते हैं, हम हमारे सेल्स से खुद ही न्यूट्रिशन लेते हैं खुद के जिंदा रहने के लिए। तो आपको जो पैथोजेनिक होते हैं वो काफ़ी हार्मफुल भी हो सकते हैं किसी किसी केस में। तो ठीक है, दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ इक्वेरेटिक सेल्स। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये इक्वेरेटिक सेल्स होता है इनमें। देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमंग प्रोटोजोआ। तो इनमें काफ़ी वेरिएशन होता है सेल स्ट्रक्चर में, और ऑर्गन जो होता है लोकोमोशन, और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्रोटोजोआ में वो भी काफ़ी मतलब मतलब इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है ना प्रोटोजोआ में वो काफ़ी फ्लो में रहता है, मतलब काफ़ी डेवलपिंग रहता है। दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन। तो इनका जो रिप्रोडक्शन रहता है पहले तो हमने देखा था बैक्टीरिया में कि बाइनरी फिजन का होता है, और इसमें सेल स्ट्रक्चर डिवीजन होता है प्रोटोजोआ में। चलिए अभी देखते हैं फंगी के बारे में। दिस आर फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो मोस्टली जो फंगाई होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, डेड एनिमल और प्लांट के ऊपर। These are eukaryotic organisms, some are unicellular and other are visible with naked eye। तो मोस्टली ये यूनिसेलुलर होते हैं और नेकेड आई से ये लोग विजिबल होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स, अभी सेप्रोट्रॉप्स चलो देखते हैं, अभी यहाँ पे देखिए जैसे हमने पहले पढ़ा था, एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो सेप्रोट्रॉप जो रहता है ना ये डेड मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, मोस्टली ये वही पाए जाते हैं। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बर्डिंग। इनका जो रिप्रोड्यूस करने का जो तो इनका जो रिप्रोड्यूस करने का तरीका होता है सेक्सुअली भी होता है और असेक्सुअली होता है बाई सेल डिवीजन और बर्डिंग के मेथड से। तो चलिए अब हम देखते हैं एल्गाई के बारे में। देयर आर एक्वेटिक, मतलब ये मोस्टली पानी में ही पाए जाते हैं, मतलब वाटर बॉडीज़ के अंदर एक्वेटिक होते हैं ये। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, अपना खाना अपना रिसोर्स ये खुद ही बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। और सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इनके फोटोसिंथेसिस के लिए। तो चलिए अभी हम लास्ट टॉपिक देखते हैं वायरसेस के बारे में। वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, therefore there are 10 to 100 times smaller than the bacteria and can be seen only with an electronic microscope। और जो बैक्टीरिया से हम अगर कंपेयर करें वायरसेस को तो ये काफ़ी टाइनी होते हैं उनसे, मतलब नियरली 10 to 100 टाइम्स तक छोटे हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। तो ये जो वायरसेस होते हैं इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के अंदर होते हैं। वायरस इज अ नॉन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए कवर बाय अ प्रोटीन कोड। तो ये जो वायरसेस होते हैं ना ये प्रोटीन एक कोटिंग जैसे प्रोटीन कोटिंग होती है जिनके थ्रू, तो ये जो वायरसेस है ना ये प्रोटीन कोट के अंदर कवर होता है। जो प्रोटीन कोट है ना ये वायरस को बचा के रखता है। तो वायरस जैसे ही किसी लिविंग बींग में या फिर किसी जिंदा चीज़ के अंदर जाती है ना तो ये वायरसेस का जो कोटिंग होता है जो फैट प्रोटीन का, तो ये कोटिंग खुल जाता है और अंदर से वायरसेस शरीर के अंदर जाके उस चीज़ को इन्फेक्ट कर देती है। वायरसेस ओनली सर्वाइव इन लिविंग प्लांट और एनिमल सेल्स। तो जो वायरसेस है इन्हें ज़िंदा रहने के लिए प्लांट या एनिमल सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो होता है ना ये टेटर्स की तरह एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र होते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, और इनका जो प्रोटीन कोट है जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा इनको प्रोटेक्ट करता है इस प्रोसेस के लिए। और जैसे ये ट्रांसमिट हो जाते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर
तो ये वायरसेस है ना अंदर जाके अपना जो कोटिंग है खोल देते हैं और वो वायरसेस जाके उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। वायरसेस कॉज मैनी डिजीज टू प्लांट एंड एनिमल्स। तो जो वायरसेस होते हैं वो हम प्लांट और एनिमल्स ह्यूमंस को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट डिजीज दे सकते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर इस लेसन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए, या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप व्हाट्सएप नंबर या फिर इस नंबर पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जलगांव में हैं तो वेरी गुड, क्योंकि हम पर्सनल कोचिंग सेंटर ऑपरेट करते हैं जलगांव में। यहाँ आपको अगर वर्चुअल क्लास की जगह पे रियलिटी क्लास की ज़रूरत है तो आप अगर जलगांव में हैं तो डू कॉन्टैक्ट अस। हम काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, जैसे कि आपने ये डेमो लेक्चर देखा हमारा। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।